परिभाषा जो न्यूटन साहब के हिसाब से था। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फोर्स। अब कमेंट छोड़ दीजिए आप लोग, यहां ध्यान से समझिए। फोर्स कहा जाता। नेट से हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? फ्लक्चुएट कर रहा था, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो जो फोर्स है वो एक तरह का क्या, आपका धक्का देने को कहता है, यानी पुश करने को कहता है, और या तो फिर वो खींचने को खींचने वाला फोर्स है। और ये क्या करता है, यह एक प्रकार का प्रयत्न है। प्रयत्न मतलब क्या होता है, एक ट्राई करता है। क्या करता है? ट्राई करता है, यानी ये प्रयत्न है। प्रयत्न यानी कोशिश है। कोशिश मतलब बल एक ऐसा चीज है जो किसी भी चीज में ढकेलता है या फिर खींचने की कोशिश करता है। जैसे हम किसी ट्रेन को जाके ढकेलेंगे तो हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि ट्रेन ढकला जाए, ढकलाएगा थोड़ी ना, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम बल नहीं लगा रहे। बल है, बल एक ऐसा चीज है जो धकेलने का या खींचने का प्रयास करता है। कभी कभी ये सफल भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी सफल होता है। यही एक बल है। आप किसी को एक तमाचा देते हैं इसे, तो वो एक तरह का क्या, धक्का है। बस इससे इसे मारे यहाँ पर, समझा कि रॉकेट उड़ जाता है, क्या एक तरह का धक्का ही तो है। गाड़ी आगे चल जाती है, आगे ढकेल की तो आगे चलती, नहीं चलती तो आप ढकेल देते हैं। हाँ, ट्रेन को ढकेल के लीजिए। तो ये एक प्रकार, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स सही हो जाए। जैसे आप पढ़ते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना सब रिजल्टे हो जाएगा। तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो उसकी स्थिति में परिवर्तन ला देता है या लाने की कोशिश करता है। यानी उसको डगमगा देगा या डगमगाने की कोशिश करेगा। जाके हिमालय पर्वत को ढकेलिए, कहीं का गिर जो, चाइना की ओर जाके गिर जो, चपा के मर जाएगा, सो नहीं ढकलाएगा। आप भले कोशिश करते हैं। तो यही होता है बल। इसे हम लोग न्यूटन में नापते हैं। किसमें नापते हैं? न्यूटन में। बल को किसमें नापते हैं? न्यूटन में। आगे फॉर्मूला के हिसाब से और हो जाएगा। न्यूटन जो है इसका एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसको हम लोग अभी फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जिस चीज को हम अभी फॉलो करते हैं शुरू से वही फॉलो होता है। जैसे आप लोग अभी 5G 4G मोबाइल यूज कर रहे हैं, 5G भी आने ही वाला है, तो कोई जरूरी नहीं कि बचपन से यही मोबाइल था। पहले लैंडलाइन हुआ करता था, उस ठुकठुकू वाला मोबाइल हुआ करता था। तो अभी जिसे हम लोग न्यूटन में नापते हैं, पहले इसे डाइन में नापा जाता था। किस में नापा जाता था? डाइन में। अब आपको पता है कि कोई भी चीज जो एडवांस अभी यूज हो रही है वो जो थोड़ा ज्यादा हैवी होती है, और जो पहले वाला चीज है वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। जैसे अभी का फोन मोबाइल थोड़ा हैवी है, तो अभी का अगर एक मोबाइल की तुलना करेंगे, किसका, अभी वर्तमान में एक मोबाइल का तुलना करेंगे, तो पहले जमाने के वो 5 मोबाइल के बराबर अकेले पावर रखता है। यानी आज से 10 साल पहले जो नोकिया वगैरह के मोबाइल हुआ करते थे, वो 5 ठो मिलकर जितना काम करेंगे ना, अभी का एक के मोबाइल हुआ कर देता है। इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो दुनिया भर का मार देता है यहाँ पे ये। तो जितने भी चीज जो पहले थी, जिसे हम सीजीएस पद्धति कहते हैं, जो पहले प्रयोग होता था, उससे लाख गुना तगड़ा अभी वाला है। इसका मतलब अभी वाला का कम चीज पहले वाले के ज्यादा चीज के बराबर है। इसलिए कहा जाता है भाई कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। 10 के पावर 5 डाइन। 10 के पावर 5 डाइन का मतलब क्या होता है? 10 के पावर 5 मतलब 1 लाख। 10 के 5 को जीरो मैंने कौन सी होता है? 1 लाख। यानी पहले वाला जो यूनिट था 1 लाख मिलाइएगा ना, तो अभी के एगो न्यूटनवा का बराबरी करेगा। समझ में रहा है कि नहीं? ऐसे सेंस में समझिए ना। पहले के जमाने का जो भी चीजें थी वो पुरानी थी, ज्यादा चीज को रखेंगे तो नया के एक को बराबरी करेगा। पहले का अगर आप देखेंगे, पहले कोई भी चीज, मोटरसाइकिल वगैरह आती थी, ज्यादा पावर का नहीं रहता था। अभी तो केटीएम, ड्यूक, दुकान सारे को 50-50 लाख का मोटरसाइकिल आ गया है। तो अभी का जो एडवांस मोटरसाइकिल पहले के 5-6 गो के बराबरी अकेले कर लेता है। तो न्यूटन अभी भले नापते हैं, लेकिन इसका पुराना मात्रक क्या है? डाइन है। और डाइन बड़ा होगा कि न्यूटन, तो आप अपने से सोचिए, पुराना वाला चीज एडवांस होगा कि नया वाला? तो नया वाला एडवांस होगा। तो नया वाला को कम में रखेंगे तो पुरानका के बराबरी कर, ज्यादा के बराबरी करेगा। तो 5 लाख डाइन बराबर एगो न्यूटन अकेले होता है। ये इसका मात्रक हो जाता है। किसके मात्रक होगा? बल के मात्रक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कह रहे हैं भैया ये? अभिषेक कुमार पांडे सर, मुझे स्टूडेंट की मदद करना है सर, मुझे कुछ स्टूडेंट का मदद करना है। कैसे मदद करेंगे भाई? अब मैसेज किए होंगे तो देख लेंगे। अब अभिषेक जी हम देख लेंगे। अब पर ये स्टूडेंट्स की मदद करेंगे, खुद मदद खोज रहे हैं कि दूसरे का मदद करेंगे, पता नहीं क्या करें। पढ़ाई कीजिए भाई अभी। अब न्यूटन साहब ने कुछ परिभाषाएं दिया था, समीकरण नहीं दिया था। समीकरण तो गैलीलियो ने दिया था, तीनों समीकरण बताई दिए थे आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ा दिए थे। प्रोजेक्टाइल मोशन याद है कि नहीं याद? अगर हम कह देंगे एच बराबर क्या होगा,
कल पढ़ाए थे भाई, एच बराबर क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, एच बराबर भाई हाइट मैक्सिमम रहना चाहिए यू स्क्वायर, इसको भी साइन स्क्वायर अपॉन 2g, है कि नहीं। यहाँ पर कह देंगे रेंज क्या होना चाहिए, रेंज हचाक से फेंकिए, यानी स्पीड भी रहना चाहिए, असाइन की जगह 2 थीटा, 2 थीटा तभी ना 45 रखेंगे तो 90 बटा जी। कह देंगे कि भैया टाइम क्या होना है, टी से टाइम, टी से 2 यू साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। याद है कि नहीं जी, ये सब भूलेगा लोग ना तो फेल होके आ जाएगा। इसका पाथ कैसा होता है, परवल है, पैराबोलिक पाथ होता है, प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक, पैराबोलिक माने उल्टा खांची। न्यूटन साहब का परिभाषा देखिए, न्यूटन ने बल इसके संबंधित 3 परिभाषाएं दिए थे। फर्स्ट जो परिभाषा है न्यूटन साहब का, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम जो है इसे हम लोग गैलीलियो का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम। अब भैया बतिया तो बराबर हो गया, चाहे न्यूटन का नियम कहिए चाहे गैलीलियो का नियम कहिए, क्योंकि गैलीलियो ने पहले बताया था, उसी को न्यूटन ने थोड़ा अच्छा से बता दिया, वही हो गया गैलीलियो का नियम। अब ये दोनों ने मिलकर बताया क्या था, तो दोनों ने मिलकर बताया था किस चीज के बारे में, जड़त्व के बारे में। जड़त्व, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनर्सिया, इनर्सिया कहते हैं। यानी ओवरऑल ये दोनों वैज्ञानिक के नाम है, ये चीजें काम की नहीं है। मेन है कि ये दोनों ने मिलकर इनर्सिया का परिभाषा दिया था, जड़त्व का परिभाषा दिया था। और पहले परिभाषा गैलीलियो ने दिया, बट उतना अच्छा से समझा नहीं पाया, बाद में परिभाषा दिया न्यूटन साहब ने, जिन्होंने अच्छा से समझा दिया। इसलिए न्यूटन के पहले नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। इसमें जड़त्वनी इनर्सिया को समझाया गया है, इसलिए इसे हम लोग जड़त्वनी इनर्सिया का नियम भी कहते हैं। अब यह हमारा मेन फोकस किस पे हो गया, इनर्सिया पर हो गया, समझे क्या आगे। अभिषेक कुमार पांडे जी सुन लिए, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, आप पढ़ाई छोड़ के नहीं ना देखेंगे। सर मुझे कुछ स्टूडेंट सब की मदद करना है, मैं आपको व्हाट्सएप किया हूँ। सर आप स्टूडेंट्स की क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे देख लेंगे, वहाँ इंक्वायरी नंबर पे क्या व्हाट्सएप आया होगा देखेंगे। अब एक चीज को आप लोग 4-5 बार नहीं किया कीजिए। जड़त्व तो क्या होता है, इनर्सिया, इनर्सिया ये होता है, इनर्सिया को कहा जाता है जिद, जिद समझते हैं, ईगो। इनर्सिया को शॉर्ट भाषा में समझिए ईगो, ईगो समझते हैं, खिसिया जाएंगे। ईगो का मतलब है, मतलब हम जो करना चाहते हैं उसी को करने दीजिए। फिजिक्स में ईगो को क्या कहा जाता है, इनर्सिया। जैसे हम खड़े हैं तो खड़े रहेंगे, कहीं तो हमको ढकेल नहीं सकता है, और अगर हम चल रहे हैं तो तुम रोक नहीं सकता है। कहने का सेंस है कि हम जिस तरह हैं हमको वैसे छोड़ दो, चेंजिंग मत लाओ, उसी को हम इनर्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्सिया कहते हैं। जैसे ये बोतल है, ये क्या है, बोतल है, इस बोतल पे हम ऐसे पेन से मार रहे हैं, इसको देखिए गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, इस पे इतना जोर जोर से मार रहे हैं, नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक ईगो भरा हुआ है, हम नहीं हटेंगे, क्या है, नहीं हटेंगे। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स, ये किससे हार मान जा रहा है, हम हाथ से तो इस पे मार रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये फोर्स हार मान जा रहा है। इस बोतल के अंदर की जो इनर्सिया है, किससे हार गया, इनर्सिया से हार गया। क्यों, क्योंकि इस, आप देखिए यही बोतलवा को अगर हम खाली कर दें तब नहीं, तब गिर जाएगा ये, तब क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो अपने मन में एक सवाल लाइए कि सोच रहा इसके अंदर पानी भरे तो इसका इनर्सिया बढ़ गया, अब पानी घटा दिए तो इनर्सिया घट गया। तो इसका मतलब इनर्सिया बढ़ता और घटता किस चीज पर, मास पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, मास पर। मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जड़त्व के। जब भी ये दोनों ऊपर ऊपर रहते हैं ना तो इसे कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाई जन ऐसे रहेगा ना, सीधे झांकेगा उसको तो समझ जाइएगा, हाई बढ़ेगा तो हाइयो बढ़ेगा, हाई घटेगा तो वो घटेगा। तो जड़त्व कहने का सेंस है कि कोई भी चीज को रोकने या चलाने में जो मेहनत लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व। अगर रुका है तो चलेगा नहीं, और चल रहा है तो जल्दी रुकेगा नहीं, इसी को क्या कहता है, जड़त्व कहा जाता है। अब जड़त्व जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा, मास पर। जैसे आप समझिए यहां एक ये ब्लॉक है, ये रुका हुआ है, और एक ये ब्लॉक है, ये यहां रुका हुआ है। अब आप बताइए, ये दोनों रुके हुए हैं सब। अब दोनों के अंदर कोई ना कोई ईगो होगा, दोनों चाहेंगे कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आप बताइए, इस दोनों के अंदर इनर्सिया है, हम इसको भी ढकेलेंगे तो ये भी नहीं जाएगा, इसको ढकेलेंगे तो ये भी आगे नहीं जाएगा। इन दोनों के अंदर इनर्सिया है, ए और बी दोनों के अंदर इनर्सिया है। किसके अंदर इनर्सिया ज्यादा होगा, यानी किसको ढकेलने में ज्यादा मेहनत लगेगा, किसे ढकेलने में ज्यादा मेहनत लगेगा। आप जेन्युइन बोलेंगे कि सर बी को ढकेलने में ज्यादा मेहनत लगेगा। एक्चुअली में आपने कैसे बता दिया, आप
इनर्सिया तो बताएंगे ढकेल कर चेक कर कर, लेकिन इनर्सिया ज्यादा होता है किसमें, जिसका मास ज्यादा होता है तब। किसका मास ज्यादा होता है तब। समझ में आएगी नहीं आ गया। इसका एक उल्टा एग्जांपल देखिए। इनर्सिया तो कहता है कि ढकेलने रोकने के लिए भी इनर्सिया चाहिए। एक साइकिल वाला आ रहा है, क्या आ रहा है, साइकिल वाला आ रहा है, कोई साइकिल वाला आ रहा है, और एक ट्रक वाला है, क्या है, ट्रक वाला है। अगर साइकिल वाला आ रहा है, आपको उसको रोकना है तो हाथ सही से ढकेल के रोक देंगे, क्या हो जाएगा, रोक देंगे, क्योंकि उसके अंदर भी इनर्सिया था, वो भी रुकना नहीं चाहेगा, वो भी आपको ढकेलेगा, तो लेकिन आप उसे क्या कर देंगे, रोक देंगे। लेकिन अगर वही ट्रक आ रहा है उतने ही स्पीड में, आप कहेंगे भाई साहब रुक रहे, कचार के चल जाएगा आप। रीजन क्या है कि जिस चीज के अंदर मास होता है, यानी जो बहुत धोधड़ होती है कोई भी चीज, उसके अंदर इनर्सिया भयानक होता है, उस ससुरा चलबे नहीं करेगा, और चल गया तो रुकबे नहीं करेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। तो इनर्सिया क्या कहता है, एक तरह का ईगो को दिखाता है कि चलेंगे तो रुकेंगे नहीं, रुकेंगे तो चलेंगे नहीं। ये डिपेंड करता है मास पर। एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं, सिंपल देखिए, दोनों यही समझ जाएंगे आप लोग। एक है गांधी जी, महात्मा गांधी, और दूसरे हैं अमित शाह। अमित शाह हमारे गृह मंत्री जी, अमित शाह। अब इनर्सिया दो टाइप का होता है, एक होता है कि रुकेंगे तो चलेंगे नहीं, ठीक है कि नहीं। तो गांधी जी एक कुर्सी पे बैठे हैं, आप कहेंगे गांधी जी चलिए ना, नहीं चलेंगे, हाथों पकड़ के खींचिए, खटाक से उधिया आ जाएंगे गांधी जी। कहाँ ले जा रहा है हमको, डांडी मार्च पे ले जाएगा क्या, समझ आएगी नहीं। तो ये बेचारे रुके हुए हैं, तभी इनकी इनर्सिया कम है। और अमित शाह अगर कुर्सी पे बैठल है, आप खींचिएगा ना तो अपने आके गिर जाएगा वहां पे। अमित शाह कहेंगे कोई पगला कहीं का हमारा खींच रहा है आप, हाँ अकेले हिंदुस्तान हम खींच रहे हैं। क्यों, अमित शाह के अंदर क्या है, इनर्सिया ज्यादा है। कैसे पता, अमित शाह का क्षेत्रफल बड़ा है। सपोज के लिए गांधी जी दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, आप गांधी जी को रोकना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आए गांधी जी आइए रोक लेते हैं, तो आप रोक लेंगे गांधी जी को। ऐसे दौड़ते आ रहे हैं, कितनों स्पीड में आएंगे, रोक लेंगे आप। और उधर से अमित शाह दौड़ के आ रहा है और आप रोकेंगे, अमित शाह जी कचर के चल जाएगा आपको, नहीं रुकने वाला। किसी भी चीज की इनर्सिया किस पर डिपेंड करता है, उसके मास पर डिपेंड करता है। इनर्सिया किस पर डिपेंड करेगा, मास पर। बताइए तो ट्रेन का इनर्सिया ज्यादा होगा या ट्रक का, इनर्सिया डिपेंड करता है मास पर, डायरेक्टली डिपेंड करता है। डायरेक्टली इनर्सिया किस पर डिपेंड करेगा, मास पर। अरे भैया मास मतलब उसके अंदर भारा भी तो रहना चाहिए, भारा वाला ट्रक और खाली वाला ट्रक, भैया तो मास खाली हो, ये तो बच्चा वाला बात है भाई। फिजिक्स में कुछ सोचिए ना, करे कि सर भारा वाला ट्रक और खाली ट्रक में कौन खतरनाक रहा है, भारा वाला ट्रक। इसलिए जब ट्रक लोडेड रहती है ना, जल्दी ब्रेक नहीं लग पाता है, क्योंकि उनके अंदर मास हो गया, धक धका के निकल जाएगी यहाँ पर। समझ में आएगी नहीं, रुक गई है तो जल्दी चालू नहीं होती है, मास। समझ में आ गया। इसी को क्या कहते हैं, जड़त्व। ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है ना इनर्सिया ऑफ रेस्ट, विरामा का जड़त्व, विरामा का जड़त्व, यानी ये रेस्ट में रहता है, कहता है कि हम रेस्ट हैं, हमको रेस्ट में ही रहने दो, हमको हटाओ नहीं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे धूल, धूल यानी इंग्लिश में कहते हैं डस्ट, डस्ट फ्रॉम ब्लैंकेट, ब्लैंकेट, डस्ट फ्रॉम ब्लैंकेट। कैसे, कोई कंबल वंबल नहीं है फालतू, वो देखे पीलो। देखिए बाबू, ये तकिया सीबीएसई बोर्ड वाला लगाता है, ऐसे गद्दा उद्दा पे बैठेगा सर ना, तो पीछे सीबीएसई बोर्ड वाला लगाता है। सीबीएसई वाला में नखड़ा बड़ी ज्यादा रहता है। अलग से तकिया, माने एगो सोचा नीचवा लगा के बैठता है, एगो पिछवा लगा के बैठेगा, और पे से सोफा अलगे रहेगा। अध्यात्म में देखो सीधे भूया बैठ के खाना खाना चालू कर दो। ये तकिया है, इसके अंदर धूल भी है। इस तकिया के अंदर क्या है, धूल है। इस धूल है तो ये तकिया भी रुका हुआ है, यानी तकिया भी किस अवस्था में, विराम की अवस्था में, और इसके अंदर जो धूल है वो भी विराम की अवस्था में। लेकिन हम अचानक अगर इस पे ऐसे मार दें अचानक, तो अचानक मारेंगे ना तो मेरा सारा का सारा बल कौन सोख लिया, तकिया, और तकिया हमारे बल को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तकिया यहां चला गया। लेकिन इसमें जो धूल था वो कह रहा था भाई तुमको जाना है तो जाओ,
हम हैं स्थिर में और हमारे अंदर है जड़त्व, हम यहीं रहेंगे। इसलिए जब कंबल को इसे मारते हैं ना तो कंबलवा चल जाता है, और जो उसका धूल है वो कहता है हम यहीं रहेंगे। तो रहो यहीं पे, अब वहां रहने वाला कौन, जो धप दे नीचे गिर जाओगे। तो कंबल को, रुमाल को, चादर को इसे झाड़ने पर धूल क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि चादर तो आ गया गति में, उसको आपका हाथ ने पकड़ के झकझोर दिया, लेकिन जो धूल कण था उस धूल कण के पास अपनी शक्ति नहीं थी, इसलिए वो धूल क्या हो जाता है, डस्ट कहां से, ब्लैंकेट, कंबल इत्यादि से क्या हो जाते हैं, से निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? दूसरा देखिए, दूसरा क्या चीज होता है, जैसे फिगर से समझिए, यहां एक गिलास बना देते हैं, ये गिलास है, इस गिलास के ऊपर एक हम कार्डबोर्ड या लकड़ी का ये रख देते हैं, लकड़ी रख देते हैं यहाँ पर, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम एक सिक्का रख देते हैं, ये सिक्का है, ठीक है, गिलास है, ये सिक्का रख दिए हैं। एक बात बताए भाई, ये जो सिक्का है, ये लकड़ी का जो कार्डबोर्ड है, लकड़ी का जो ढक्कन, ढक्कन भी रेस्ट अवस्था में है और सिक्का भी रेस्ट अवस्था में, लेकिन हम ढक्कन को पकड़ लिए, ढक्कन को क्या पकड़ लिए, पकड़ लिए, सिक्का को नहीं पकड़े। अगर हम धीरे धीरे खींचेंगे, क्या करेंगे, धीरे धीरे खींचेंगे तो सिक्का भी इसके साथ आ जाएगा। लेकिन अगर हम हचाक से खींच लें, कैसे, एकदम हचाक से, तो ये जो लकड़ी का ढक्कन है ये तो मजबूर है कि इसको हमने पकड़ लिया है, और इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये हमें छुड़ा सके, क्योंकि इस लकड़ी से ज्यादा मास मेरा है, और इनर्सिया डिपेंड करता है किस पर, मास पर डिपेंड करता है। तो हम इस लकड़िया को खींच लेंगे, लकड़िया कहेगा किससे, सिक्का से, चल 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 चल, खान सर खींच रहे हैं, तो कहेगा हम ना जाएंगे, बड़का भाई खान सर खींच रहे हैं आप, तो इसे खींच देंगे यहाँ पे, तो खींचेंगे तो लकड़ी तो चला आएगा। और ये जो है इसके अंदर विरामा का जड़त्व है, ईगो है कि ना हम नहीं जाएंगे, खान सर खींच रहे हैं तो जाओ तुम जाओ, लकड़ी चल जाएगा, घपाक्सी कहाँ चल जाएगा, नीचे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, नीचे। इसमें भी क्या है, गति का, विरामा का जड़त्व। ये गिरा क्यों, क्योंकि ये विरामा में था। तो सिक्का, यहाँ हम केवल सिक्का लिख देते हैं, कॉइन, आप समझ जाएंगे, कॉइन का एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल समझिए, मोटरसाइकिल पे आप हैं, ठीक है, और अपनी वाली को पीछे बैठा है, कहाँ बैठा है, पीछे। लड़कियों से पूरा सज धज के पीछे बैठती है सर, और ना एगो कोरोना, अब ना कोरोना आ गया, नहीं तो पहले बांध होने लेंगी सब खूब बढ़िया से, और पूरा टिप टाप बैठ के एकदम बढ़िया से झाड़ देगी सब यहाँ पे, अब बाजार में घूमेंगी सब, लड़किया का भैया देखे, कहेगा देख कितना बढ़िया है, अरे बकलोलवा कहेंगे कितना बढ़िया है, तोरे बहनिया में घूम रही है, ऐसे बन ले तो ऐसे मोटरसाइकिल में बैठा लेंगे उसको, तो आप भी बैठिए, वो भी बैठेंगे, आप ऐसे वहां पे, आप भी विराम में है, वो भी विराम में है, लेकिन आपका जो पैर और कमर है ना वो मोटरसाइकिल से टच में है। अचानक मोटरसाइकिल चलाइएगा ना, अचानक जब स्टार्ट करिएगा तो गाड़ी तो आगे चली गई, और आपका जो निचला हिस्सा है, पैर और कमर, वो गाड़ी पे बैठे हैं, लेकिन ऊपर का हिस्सा तो फ्री है ये वाला, अभी कहता है कि ना हम नहीं जाएंगे, और निचवा का हिस्सा आगे चल जाता है, तो इसे झुक जाते हैं। तो जब कभी भी कार या बाइक स्टार्ट होती है तो आप किधर झुक जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं, किधर झुक जाते हैं, पीछे की ओर। अब यही गलती हो जाता है, पीछे के जो झुकेंगे तो आगे की ओर, तो बच्चा भी जान जाता है, रुके रहेंगे तो पीछे की ओर झुक जाएंगे। तो कॉइन का सिक्का गिर जाना, ये गिर जाना, ये सब किसके कारण होता है, विरामा के जड़त्व के कारण। और जड़त्व किस चीज पर डिपेंड करता है, मास पर। जिसका मास ज्यादा उसके अंदर जड़त्व ज्यादा है, जिसका मास कम उसका जड़त्व जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। कभी कभी बंदूक से जो गोली मारी जाती है शीशे वगैरह पे, ये देख रहे हैं तो शीशे का ही है, अगर हम इस पे धीरे से पत्थर मारेंगे, धीरे से, तो सारा का सारा फोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो पत्थर धीरे धीरे सबको गति में ला देगा। लेकिन हम गोली मारेंगे तो एक छोटा सा छेद होके चला जाएगा। क्यों छेद होके चला जाएगा? क्योंकि गोली इतनी तेज आई है कि बाकी लोगों को बताए कि चलो चलो चलना है, तो ये जाएगा तुरंत तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर इनर्सिया है, इसको झकझोरना पड़ेगा, कहेगा नहीं जाएंगे, तब तक गोली तेजी से निकल जाती है। तो गोली मारने पे कहीं भी शीशे में छेद हो जाता है, पत्थर मारने पे टूट जाता है। कॉइन का नीचे गिरना, कार में बैठे व्यक्ति का पीछे चलाना, धूल कण का झाड़ना, ये सब क्या है, जड़त्व के एग्जाम्पल है। और किस टाइप के जड़त्व के एग्जाम्पल है, तो विरामा का जड़त्व है। ऐसे ही आप लोग एक और जड़त्व समझ सकते हैं, गति का जड़त्व, मोशन वाला इनर्सिया, गति का जड़त्व। ये कैसा इनर्सिया भैया, मोशन वाला है। जैसे कोई भी चीज अगर मोशन में है तो रुकबे नहीं करेगी, क्या है, रुकेगी ही नहीं, मोशन के कारण वो रुकेगी नहीं। सेम एग्जांपल देखिए, कार में अगर आप बैठे हैं, कार में बैठ के आराम से कुछ खा पी रहे हैं, अचानक ब्रेक मारेगा ना, अचानक क्या करेगा, ब्रेक मारेगा तो गाड़िया तो रुक गई,
गाड़ी क्या हो गया, रुक गया, क्योंकि ब्रेक गाड़ी को बता दिया कि रुकने वाले हैं, धड़ाक से रुक गया वहां पर, और आपको पता नहीं है, आपकी बॉडी भी गति कर रही थी, कार रुक गया, लेकिन आपकी बॉडी कहेगी हम क्या लिए रुकेंगे, है जल है यहाँ पे, हम क्या लिए रुकेंगे, हम जइबे करेंगे, मुंह हाथ फोड़ लीजिए आगे जाके। इसीलिए कहा जाता है सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट, क्योंकि अगर आप अचानक गड़िया रोका ना तो आप आगे जाएंगे तो सीट बेल्ट आपको रोक ले रहेगा, इधर रहो यहाँ पे सीट बेल्ट, तो आगे की ओर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। एक बार जिनका कट गया ऑफ करके ऑन कर लेंगे, अपना एप्लीकेशन एक बार बंद करके ऑन कर लीजिएगा, सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है बाबू। आप लोग भी कहें लोग कि काहे इतना प्रॉब्लम होता है बाबू, हम लोग भी जानबूझ के थोड़े नहीं खूब प्रॉब्लम करके बैठे हैं। यह देखिए यहाँ पे तो गति का जड़ तो आप देखें, गति का जड़ तो कहता है कि हम रुकेंगे नहीं, गति वाला जड़ तो क्या कहता है, हम रुकेंगे ही नहीं। किसी को दिक्कत है? इसमें दो एग्जांपल आप देखते होंगे, अगर कार अचानक रुक गई तो भी गिर जाती है, अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, खूब तेजी से दौड़ रहा है, अचानक रुकेगा ना तो भड़ाक से गिर जाएगा, क्योंकि कहता है जड़ तो कहता ही है कि तू जैसे है वैसे ही रहो, अगर दौड़ रहा है तो दौड़ते रहो, रुक कह रहा है रे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आप कहेंगे, सुनिए ध्यान से, इसी का एक एग्जांपल हो गया हाइपर लूप। क्या हो गया, हाइपर लूप। सुनिए, कहता है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहेगी। न्यूटन का पहला नियम समझिए अब दोबारा, जड़त्व तो आप समझ गए, किसी कोई दिक्कत है क्या? क्या कह रहा है सब? एक बाबू का कहना है कि सर कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन किस पर डिपेंडेंट है, तो सीधे मारिए ना जड़त्व पर, लेकिन कहेगा कि बल, अभी पूरा कंप्लीट कहाँ हुआ फर्स्ट नियम ना, पूरा समझिए। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ किससे मैच करता है? ये मैच करता है गैलीलियो से, गैलीलियो से। और गैलीलियो ने किसकी, ये दोनों ने मिलकर किसके बारे में बताया था? जड़त्व के बारे में। किसके बारे में? जड़त्व। और जड़त्व डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर? मास पर, डायरेक्टली डिपेंड करेगा मास पर। जड़त्व कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक होता है विरामा का कि रुका है तो रुके ही रहेगा, और एक होता है गति का कि हम चल दिए हैं तो चलते ही रहेंगे। इससे हमें न्यूटन के फर्स्ट नियम से हमें क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है, फोर्स का परिभाषा मिलता है। फोर्स का क्या होता है? परिभाषा मिलता है। अब आप कहेंगे सर फोर्स का परिभाषा कहां से मिला? आप तो फोर्स पहले ही बता दिए, बल व धक्का या खिंचाव है। सुनिए ध्यान से, यहाँ क्या कह रहा है कि अगर कोई चीज गति में है ना, अगर कोई चीज गति में है तो वो गति में ही रहेगी, रुकेगी ही नहीं। और अगर रुकती है, सुनिए ध्यान से, अगर रुकती है तो समझिएगा उस पर कोई ना कोई अलग से फोर्स लगाया गया है। देखिए कोई चीज रुकी है तो ये तो समझ में आता है कि चलो भैया इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो रुका हुआ है, लेकिन न्यूटन ने क्या कहा कि अगर कोई चीज गति में है तो वो गति में ही रहेगी, रुकेगी ही नहीं जब तक आप उस पर फोर्स ना लगाए रोकने के लिए। जैसे साइकिल चला रहे हैं, आप पॉडिल मार के छोड़ दीजिए, आपको कई फोर्स काम करता है। चक्के के नीचे घर्षण काम करता है, चक्के के नीचे क्या काम करता है? घर्षण काम करता है। हवाओं का प्रेशर काम करता है, हवाएं अगर जिधर आप जा रहे हैं उधर मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा मार दिया तो दिक्कत। दूसरा ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, मेन होता है फ्रिक्शन होता है और हवाओं का होता है। तो यही हो गया, इसी पर दिमाग लगाया इलोन मस्क। इलोन मस्क जो है इस बहुत खतरनाक आदमी, बहुत सोच समझदार आदमी, उसने एक दिमाग लगाया। उसने कहा कि न्यूटन ने जब कहा है कि कोई भी चीज रुकती कब है? जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो रुकती ही नहीं है। एक काम करते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स को ही क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। तो इसी का कंसेप्ट लगाएं, किन्होंने आते हैं तब तक वो रुकती ही नहीं है। एक काम करते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स को ही क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। तो इसी का कंसेप्ट लगाएं, किन्होंने? इलोन मस्क। और उन्होंने एक नया टाइप का ट्रेन बना दिया जिसे कहते हैं हाइपर लूप। क्या कहेंगे? हाइपर लूप। हाइपर लूप एक अलग टेक्नोलॉजी है जो इस जड़त्व के नियम को फॉलो नहीं करती है। इस जड़त्व के नियम को क्या नहीं करेगी? फॉलो नहीं करती है। यह है आपका हाइपर लूप। ये ट्यूब के जैसे होते हैं हाइपर लूप। ये नेट नहीं चल रहा है क्या इसमें? इस तरह से क्यों डाउनलोड हो रहा है? देखिए इंडिया में भी हाइपर लूप बन रहा है। इंडिया में जो कंपनी बना रही है हाइपर लूप उसका नाम है वर्जिन हाइपर लूप। वो कंपनी का नाम है क्योंकि इलोन मस्क की कंपनी के पास खाली टाइम था ही नहीं, बहुत ज्यादा वो बिजी हो चुके थे। इसी सिद्धांत को क्या कहा गया?
हाइपर लूप का सिद्धांत दिया गया। देखिए हम इसमें आपको समझा देते हैं, इमेज में अच्छा समझ में आएगा। इसमें कभी जो हाइपरलूप ट्रेन चलेगी ना, उसमें ट्रेन कभी नहीं रहेगी, उसमें एक पॉट चलाया जाएगा। क्या चलाएगा? पॉट। देखिए पॉट क्या है, एक तरह का ये पाइप बनाया जाएगा। यहां दिख रहा है आपको, ये पाइप दिख रहा है, ये पाइप रहेगा। इस पर न्यूटन ने क्या कहा, कोई भी चीज को रोकने के लिए 3-4 चीज की जरूरत है। एक है फ्रिक्शन यानी घर्षण, घर्षण है यानी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को खत्म कर दीजिए। दूसरा एयर का ड्रैग है, हवा को खत्म कर दीजिए। और तीसरा है ग्रेविटी, ग्रेविटी, इसको खत्म कर दीजिए तो कोई भी चीज रुकबे नहीं करेगी, दंदना के चल जाएगी। तो विलेन मुस्क ने इसी का दिमाग लगाया। उसने क्या किया, एक पाइप बनाया। ये क्या बनाया? पाइप। और आपको पता है कि जो चुंबक होता है ना, चुंबक, तो अगर चुंबक का दोनों ओर नॉर्थ रहेगा तो सटेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे भी एक नॉर्थ कर दीजिए, जैसे ये साउथ है और ये नॉर्थ है, और एक दूसरा चुंबक कर दीजिए, उसका साउथ इधर कर दीजिए, नॉर्थ इधर कर दीजिए, बस ये दोनों सटेंगे ही नहीं, हमेशा एक दूसरे से दूर रहेंगे। और जब एक दूसरे से दूर रहेंगे तो फ्रिक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसीलिए इस पॉट यानी इस ट्यूब के इधर वाली जो दीवार बनाई गई है वो मैग्नेट की बनाई गई है, और जो इसके अंदर जो ट्रेन चलेगी, ट्रेन, उसकी बाहरी दीवारें भी मैग्नेट की बनाई गई है। अतः ये दोनों मैग्नेट एकदम सेम पोल के हैं, तो ये चारों ओर से कहीं पे भी उसमें टच में ही नहीं रहेगा, टच में रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सबसे पहले इलोन मस्क ने क्या खत्म कर दिया? फ्रिक्शन खत्म कर दिया। लेकिन इसके अंदर हवा तो रहेगी, क्या रहेगी? हवा रहेगी। और इसमें ट्रेन नहीं चलेगी, एक ट्रेन की तरह एक बॉक्स चलेगा जिसमें एक बार में 30 से 40 लोग बैठेंगे, बस बराबर रहेगी। बाद में टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आएगा तब। अब उन्होंने कहा कि भैया इसमें हवा तो रहेगा ही रहेगा, तो उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जगह जगह से नीचे में कई जगह पे सेक्शन मोटर लगा दिया। वो क्या करता है, इस पाइप की सारे ऑक्सीजन हवा को खींच लेता है। अब कहेंगे तो मर जाएगा अंदर वाला, तो इस बॉक्स के अंदर ना ऑक्सीजन का एक अलग से ट्यूब दिया गया है। बॉक्स के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन दिया गया बॉक्स के अंदर। ये बॉक्स के अंदर ऑक्सीजन उतना रहता है जो अंदर के लोगों को प्रोवाइड कर दे। बाकी पूरे इस पाइप में कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं रहता है, खींच लिया जाता है। अगर ऑक्सीजन खींच लेंगे तो एयर का ड्रैग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एयर ड्रैग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब इस पर केवल काम करेगी ग्रेविटी, और ग्रेविटी फोर्स उतना खतरनाक होता नहीं है, उतना भी खतरनाक ग्रेविटी नहीं होता है, जिस वजह से इसमें एकदम सस्ता के रूप, एकदम सस्ता चला देंगे आप गाड़ी, कुछ उसमें जरूरतें नहीं है। देखिए दिख रहा है आपको, ये अंदर वाला एक तो पॉट है, अंदर पॉट है। ये इंडिया में मुंबई से पुणे के बीच में क्या चल रहा है? हाइपरलूप चलने वाला है। वो कंपनी का नाम है वर्जिन हाइपरलूप। देखिए ये इंडिया का झंडा है। ट्रेन कैसे रहेगी? इस पॉट में भर दिया जाएगा और यहां से बंद कर दिया जाएगा। पॉट में क्या कर दिया जाएगा? ट्रेन को भर दिया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा। यहाँ आपको मोटर दिख रहे होंगे सब, ये बड़े बड़े टाइप के मोटर लगे हैं और ये पाइप लगा हुआ है। ये क्या करेगा ना, जब ये खुलेगा तो इसमें तो एयर भर जाएगा, जगह जगह से उस एयर को क्या कर लिया जाएगा? खींच लिया जाएगा और इसको इसमें भर दिया जाएगा। भर दिए, अब ये दीवार से टच नहीं होगा क्योंकि ये भी मैग्नेट, ये भी मैग्नेट, घर्षण का काम खत्म हो गया, हवा खींच दिया, यहाँ पे हो गया। अब इसमें एक छोटा सा इंजन लगा रहा है जो इसको एक बार पुश कर देगा, ढकेल देगा, जहाज से भी तेज गति से चला जाएगा। मुंबई से पुणे 15 मिनट में, जहाज से लगता है आपका 40 मिनट। हो गया यहाँ से खटाक। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने कहा था कोई भी चीज रुकबे नहीं करेगा जब तक कि उधर से धकियाएगा नहीं। या तो हवा धकिया दे या तो फ्रिक्शन हो जाए। हवा को खींच दिया, हवा है ये नहीं है, मैग्नेट लगा दिया, फ्रिक्शन ही नहीं है, थोड़ा मोड़ा बचा ये आपका, मैं ये क्या नाम है, ग्रेविटेशन, तो भाई इसका रहना जरूरी है, वरना रुकबे नहीं करेगा तो हिल जाएगा पृथ्वी के उस पार। तो भारत में भी ये बन रहा है, वर्जिन हाइपरलूप कंपनी बना रही है। हालांकि अभी इस पे थोड़ा सा कोरोना की वजह से हर प्रोजेक्टे रुक गया है कोरोना की वजह से। क्या किएगा, कोचिंग से लेकर हर चीज दुनिया का बंद है। तो ये भारत के लिए एक सौहार्द होगा कि एशिया में हम लोग दुबई के बाद दूसरे कंट्री होंगे जो हाइपरलूप को लेकर आ रहे होंगे। हाइपरलूप का कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोग को? ये भी किस पर स्थित है? आपका जड़त्व पर आधारित है। न्यूटन साहब का पहला नियम हो गया, न्यूटन का पहला नियम हो गया, गैलीलियो से संबंधित है। सर रुकेगा कैसे? वहां पूछ रहे हैं सर इससे रुकेगा कैसे? देखो भाई वो डर गया पूरा, करेगी सर रुकेगा कैसे, तो हिल जाएगा, पूना के आगे गिर जाएगा कहीं पे। तो देखो भाई इसमें ना कुछ नहीं है, बस एक साइड में पंखा लगा हुआ है, इस पीछे में क्या लगा रहेगा? पंखी लगा रहेगा। ये पंखी क्या होगा? नचेगा। पंखी नचेगा इस तरह से,
तो ये आगे बढ़ेगा। जब रोकना होगा ना, जब कहीं पे भी क्या होगा, रोकना होगा, तो पंखी को रिवर्स घुमाने लगेंगे लोग। पंखी को रिवर्स घुमाएंगे तो प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम होगा, धीरे 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 जाएगा, रुक जाएगा। उसमें ये सिस्टम लगाए जाएंगे। समझ, नाव कैसे रुकती है, जो बांस से हम लोग नाव खेते हैं लोग, कैसे रुकती है, उल्टा ढकेल देते हैं लोग, यही ना कंसेप्ट रहता है। नाव में कहीं ब्रेक रहता है? नहीं ना रहता है। पानी वाली जहाज कैसे रुकती है, चल रही है ऐसे, उल्टा घुमाइएगा तो ब्रेक का काम करने लगता है। बस यही काम है इसमें। बहुत बड़ा का इंजन है, ऐसा रुकेगा कैसे, डर गया एकदम। न्यूटन साहब को समझ में आ गया। अब न्यूटन साहब का दूसरा नियम समझते हैं। न्यूटन साहब का सेकंड नियम। सेकंड नियम से बल का समीकरण निकलता है, इक्वेशन ऑफ फोर्स। बल का समीकरण, बल की परिभाषा किससे निकली, पहली से। इससे क्या निकलेगा, इक्वेशन निकलेगा। अब ये इक्वेशन निकलेगा कैसे, सेकंड नियम से। तो न्यूटन साहब ने कहा था कि संवेग में जो परिवर्तन होता है वो बल के बराबर होता है। अब संवेग आपको बाउंस कर जाएगा। संवेग का मतलब क्या होता है कि हमारा मास कितना है, हमारा मास कितना है और हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है, संवेग। सॉरी, संवेग। संवेग का मतलब, संवेग P बराबर होता है m इंटू वी। P बराबर m इंटू वी, यानी हमारा मास, जैसे हम 60 केजी के हैं और 20 के स्पीड से कहीं दौड़ रहे हैं, तो 60 गुणे 20, 6 दूनी 12 और 2 की 0 रख दीजिए, हमारा संवेग कितना हो गया, 1200 हो गया। तो संवेग कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होती। संवेग क्या होता है, किसी चीज के मास में हो जाता है। अब आपको भी पता है भैया, मास तो चेंज होगा नहीं, भले चेंज होगा तो हमारा स्पीड होगा। 20 के जगह 30 दौड़ जाए, 40 दौड़ सकता है। ऐसा थोड़ी है कि 9 बजे हम 60 केजी के, 10 बजे 3 केजी के, ऐसे हो जाएगा। फुलौना है, फुला के बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, मास चेंज नहीं होता है। तब तक जब तक आपका कहीं टूट फूट से एक्सीडेंट नहीं हो, पता चला हमारा दोनों हाथवा काट दीजिए, हो जाएंगे तुरंत 50 केजी के। आगे बढ़े। अब ये न्यूटन साहब ने कह क्या दिया, न्यूटन साहब ने कहा कि जो संवेग होता है, इसी के हेल्प से हम फोर्स का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, तो इन्होंने कहा कि जो मोमेंटम, संवेग को क्या कहते हैं, मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कैसे, देखिए, इन्होंने कहा संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन का दर किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन का दर बल के बराबर होता है। यानी इधर अगर हम संवेग में, यानी इसमें कुछ चेंजिंग लाएं, दर मतलब टाइम के साथ, तो हमारे किसके बराबर निकल जाएगा, बल के बराबर। या बल को लाए तो इसके बराबर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम इसी को सॉल्व करते चलते हैं। अगर बल के बराबर निकल गया तो समझेंगे कि न्यूटन साहब ने सही बोला था। तो इस बल को हम यहां रहने देते हैं और यहां संवेग में परिवर्तन करते हैं। चलिए संवेग में परिवर्तन चालू हो जाए। संवेग कितना होता है, P बराबर क्या होता है, m इंटू वी। संवेग क्या होता है, m इंटू वी। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि संवेग में परिवर्तन का दर, यानी इसमें जो चेंजिंग हो रही है उसमें समय से भाग दीजिए। दर का मतलब क्या होता है, समय से भाग देना है। संवेग में परिवर्तन, तो संवेग परिवर्तन, मान लिया कि पहला संवेग P2 है, पहला संवेग P1 है, दूसरा P2 है। संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे भैया, संवेग P होता है, परिवर्तन का मतलब होता है कि बाद वाली वैल्यू में से अभी वाली वैल्यू घटा दीजिए। जैसे मेरे पास 10 रुपया था, हो गया 30 रुपया, तो बाद वाला 30 रुपया में से पहले वाला 10 रुपया घटाएंगे, परिवर्तन 20 का हुआ। तो यही तो कह रहा है संवेग परिवर्तन का दर। तो संवेग परिवर्तन तो हो गया P2 माइनस P1, और दर मतलब समय से भाग दीजिए। अल्टीमेट हमको ले आना है कितना, बल। अगर आ गया तो न्यूटन सही है, नहीं तो न्यूटन साहब गलत है। देखिए संवेग मतलब क्या होता है, संवेग m इंटू भी, क्या होता है, m इंटू भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m2 इंटू V2, क्योंकि m के जगह यहाँ 2 लगा हुआ है, माइनस इसके जगह m1 इंटू V1, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला अभी बताया m इंटू V होता है भाई t। टाइम हो गया। एक बात बताइए, क्या मेरा कभी मास बदलेगा? अभी जो मास है, हम अभी 40 की स्पीड में चल रहे हैं तो अभी हम 60 किलो के हैं, 100 की स्पीड में चलेंगे तो भी 60 किलो के होंगे। तो जो m1 है वो m2 दोनों तो बराबर ही है, m1 m2 दोनों क्या रहेंगे, बराबर ही हैं। तो हम यहाँ m1 के जगह m2 के जगह पे भी m लिख सकते हैं, m2 के जगह भी क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस ये m1 भी पहले वाले के बराबर होगा, यानी इसके जगह पे भी m लिख सकते हैं, माइनस V1 बटा t। चलिए और देखिए,
इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं m। m जब इसमें कॉमन ले लिए तो ऊपर क्या बचा, v2 माइनस v1 बटा t, यही बचा ना, v2 माइनस v1 बटा t, यही तो बचा। m कॉमन ले लिए क्योंकि दोनों में m बराबर ही होता है, मास चेंज नहीं होता है। आपको कुछ ये देख के याद आ रहा है, वेग में परिवर्तन बटा समय क्या कहलाता है, त्वरण। बताए तो थे आपको कल ही के क्लास में 4 बजे। किसी भी चीज के वेलोसिटी यानी वेग में जब कभी आप चेंजिंग करते हैं और उसमें से समय से भाग देते हैं तो त्वरण हो जाता है। तो ये त्वरण को हम लोग क्या लिखते हैं, ए। त्वरण को क्या लिखते हैं, ए। और एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। एफ बराबर एम इंटू ए, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बल। एम इंटू ए क्या होता है, बल या फोर्स होता है, बल या फोर्स होता है। अब जरा देखिए न्यूटन साहब ने शुरू में क्या कहा था, यहां रख देते हैं न्यूटन साहब को, पढ़िए। न्यूटन साहब ने कहा था कि संवेग में अगर आप चेंजिंग करिएगा, संवेग परिवर्तन का दर वो अल्टीमेटली बल के बराबर होता है। और अल्टीमेट देखिए वो बल के बराबर निकल भी गया, निकल गया कि नहीं निकल गया। ये फॉर्मूला से आपका कोई काम नहीं है, सिद्ध करने के लिए थोड़ी एग्जाम में पूछेगा, लेकिन हम आपको इसे बता दिए, संवेग परिवर्तन का जो दर होता है वो बल के बराबर होता है। अतः दूसरे समीकरण से बल की क्या निकल जाती है, दूसरे नियम से बल का समीकरण निकलता है। और बल का समीकरण बराबर एम बल बराबर क्या हो गया, बल को हम लोग क्या कहते हैं, एफ, यानी एफ बराबर क्या निकल गया, एम इंटू ए। एफ बराबर एम इंटू ए किससे निकला है, पहले से कि दूसरे से, दूसरे से। तो पहले समीकरण से हो गया, पहले समीकरण से क्या निकला, बल की परिभाषा, दूसरे से निकला समीकरण। एक आदमी कह रहे हैं सर पेंडुलम कैसे रुक जाए, पेंडुलमवा का नहीं रुकता बउआ, बैटरी से चलता है वो पेंडुलमवा। घड़िया में जो पेंडुलम होता है ना बैटरी से चलता है, ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे डोगरा दिए लुढ़ रहा है, हुआ नहीं रुकता है, वो रुक जाता है वो पेंडुलम। न्यूटन साहब का दूसरा फॉर्मूला समझ गए, एफ बराबर क्या हो गया, एम इंटू ए। एफ बराबर एम इंटू ए। तीसरा फॉर्मूला समझिए। अब इसमें एक तो संवेग संरक्षण का नियम आएगा, वो अलग से पढ़ाएंगे आगे, पहले इसको तीनों को एक साथ पढ़ा लेने दीजिए। तीसरा समीकरण, इससे क्या निकलता है, बल की प्रकृति निकलती है, प्रकृति यानी नेचर ऑफ फोर्स, बल की प्रकृति यानी नेचर ऑफ फोर्स निकलता है। या फिर इससे डायरेक्शन निकलता है, क्या निकलता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी दिशा, दिशा निकलता है। क्या चीज है ये, थोड़ा अटपटा सा है, समझिए। इन्होंने कहा था इस नियम का एक और नाम है एक्शन रिएक्शन। अगर किसी को मारिएगा ना तो वो भी आपको मारेगा, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। इसको कहते हैं क्रिया, ऐसे कहते हैं प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। तो इससे दिशा निकल गया, आप इधर लगाएंगे तो उल्टा दिशा में लगा देगा, डायरेक्शन में। मतलब कहने का सेंस कि अगर हम किसी को एक तमाचा इसे मार दिए, मान लीजिए हम अपने आप को एक तमाचा मारे, या आप किसी दूसरे आदमी को एक तमाचा मारे, तो दोनों को बराबर चोट लगा है, क्योंकि जितना आपने एक्शन किया उधर से उतना ही मात्रा में क्या निकला है, रिएक्शन निकला हुआ है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जिसको गाल पे मारे उसको चोट ज्यादा लगा, तो बड़ा देखिए, गाल जो था ना ये सॉफ्ट एरिया होता है, गाल का एरिया कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, और हाथ का एरिया बहुत हार्ड होता है, जिस वजह से यहाँ चोट का एहसास ज्यादा होता है और यहाँ कम होता है। अगर विश्वास ना हो तो मुड़िया लड़ा के देखिए, अपना सर दूसरे के सर में लड़ाइएगा, दोनों को बराबर चोट लगेगा, आपके लिए सिद्ध हो जाएगा कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं। सर एक्शन और रिएक्शन का बराबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरी रिएक्शन है इक्वल, एवरी एक्शन है इक्वल रिएक्शन, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा होता है। दिशा क्या होगा, उल्टा, दिशा हमेशा उल्टा होता है डायरेक्शन। मतलब हम अगर यहाँ मारे तो ये वाला हाथ इस डायरेक्शन में बल लगाया और मेरा ये गाल जो है इस डायरेक्शन में बल लगाया, तो क्रिया प्रतिक्रिया का सेम नियम होता है। जैसे रॉकेट जब छोड़ते हैं ना, रॉकेट दिवाली के दिन में रॉकेट छोड़ते होंगे, तो जो बारूद होता है क्या कर, बारूद उसको क्या करता है, ऊपर ढकेलता है, और रॉकेट उसके धुआं को नीचे फेंकता है। इसलिए देखिए कहाँ चला जाता है, रॉकेट आसमान में चला जाता है। तो ये भी एक तरह का क्रिया प्रतिक्रिया। अब आप कहेंगे सर रॉकेट उड़ता है संवेग संरक्षण पे, तो संवेग संरक्षण थोड़े पढ़ा रहे हैं हम, तो पढ़ा रहे हैं भैया न्यूटनवा के 3 नियमों। पहले इसको समझिए फिर संवेग संरक्षण समझिएगा। तो रॉकेट छोड़ते हैं तो कैसे चला जाता है, ऊपर से नीचे चला जाता है। आप कभी भी चलते हैं, कहीं पे भी चलते हैं, तो आप अगर ध्यान देंगे तो आप जमीन को पीछे ढकेलते हैं,
आप जब भी चलते हैं तो जमीन को पीछे ढकेलते हैं और जमीन आपको आगे ढकेल देता है, इसलिए आप चले जाते हैं, अदरवाइज में नहीं चल सकते। आप किसको ढकेलते हैं? जमीन को। यही वजह है कि आप बालू पे चलिएगा तो बालू आपको ढकेलता ही नहीं है, बालू बहुत कम ढकेलता है, इसलिए बालू पे चलना मुश्किल होता है। आप तो हुमच के एक्शन लगा रहे हैं, उस ससुरा रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो बस आप चलिए नहीं पाएंगे, आपका डायरेक्शन ही भटक जाएगा। पानी पे जाइएगा ना, पानी पे, पानी आप मारेंगे पनिया में तो पैर में धस जाएगा, पानी को आप ढकेलिए नहीं पाएगा तो पानी कहेगा हम का लिए ढकेलेंगे, चलो आइए नीचे आइए। समझ में आएगी नहीं आएगा? एक्शन रिएक्शन। हेलीकॉप्टर पंखी मारता है फट 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 ताकि हवा कहाँ जाए? नीचे, और हेलीकॉप्टर जाए ऊपर। पक्षी क्या करता है? मार एक्शन, एक्शन जानता है, एक्शन मारेंगे तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। तैरते हैं क्या करते हैं? मार पानी को पीछे आप आगे, पानी पीछे आप आगे। तो आप पानी को करते हैं एक्शन, पानी बरतता है रिएक्शन, और दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता है, यानी पानी पीछे आप आगे। पक्षी हवा को मारता है नीचे, पक्षी ऊपर। हेलीकॉप्टर हवा मारेगा नीचे, हेलीकॉप्टर ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं? एक्शन और रिएक्शन। हवाई जहाज, उसका जो प्रोपेलर होता है वो हवा को पीछे फेंकता है, हवाई जहाज आगे चला जाता है। गाड़ी चक्का जमीन पीछे फेंकता है, वो आगे चला जाता है। तो किसी भी चीज का एक्शन का, हर एक एक्शन का एक क्या होता है? रिएक्शन होता है। नाव से, नाव पे जब आप कूदते हैं तो आप नाव को कहाँ ढकेलते हैं? पीछे, और नाव आपको आगे ढकेल देता है। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। आदित्य शर्मा जी कह रहे हैं सर स्क्रीन का पीडीएफ दे दीजिए, स्क्रीन पीडीएफ दे दीजिए। निर्वात में सर पंखा हवा देगा? नहीं देगा, निर्वात में हवा नहीं रहता तो पंखा हवा कैसे देगा? आगे बढ़े। एक्शन रिएक्शन होता है। अब एक बार क्विक तरीके से देख लीजिए। न्यूटन साहब के कितने नियम? 3। पहले नियम से 2 चीजें पूछ सकता है। पहला नियम किस पर आधारित है? जड़त्व पर। इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम, गैलीलियो। इससे हमें निकलता क्या है? इससे क्या निकलती है? तो परिभाषा निकलती है। परिभाषा, कोई भी चीज रुकेगा नहीं, इसी पर आपका हाइपर लूप चल गया। दूसरा नियम किससे? दूसरा नियम संवेग पर संबंधित है। दूसरा नियम किससे संबंधित है? संवेग संरक्षण से संबंधित है। इससे निकलता क्या है? देखिए, हम अभी आपको बताया ना, संवेग को सॉल्व करके हम क्या निकाले थे? देखिए ना, संवेग को सॉल्व करके निकाले क्या थे? बल निकाले थे ना। तो आधारित है किस पर? संवेग पर, लेकिन निकलता इससे क्या है? समीकरण निकलता है, समीकरण। तो बल का समीकरण, इक्वेशन निकलेगा, समीकरण। ये किस पर आधारित है? जड़त्व पर। निकला क्या चीज? परिभाषा। ये किस पर आधारित है? संवेग पर। निकला क्या चीज? तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन किस पर आधारित है? एक्शन रिएक्शन पर। इससे क्या निकलेगा? डायरेक्शन। क्या निकलेगा? दिशा निकलेगा। दिशा या प्रकृति, डायरेक्शन या नेचर या प्रकृति। मतलब कोई भी एक